परी और राजकुमार। एक सुंदर, भव्य और चमकता हुआ महल, जिसमें मनमोहक कलाकृतियां, शानदार झूमर, अनुपम प्रकाश, सफेद संगमरमर से बना हुआ शानदार फर्श, दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां, चारों ओर शिल्प कला की अति सुंदर शिल्पकारी, सुख के साधनों से परिपूर्ण अद्वितीय दृश्य था। एक सुंदर राज सिंहासन पर एक सुंदर सी रानी परी बैठी हुई थी। इतने में परी लोक की सबसे खूबसूरत परी चित्रलेखा का आगमन हुआ। चित्रलेखा के प्यारे सुंदर सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत गुलाबी चेहरा जैसे सुंदरता की अद्भुत उदाहरण हो। वे बड़ी ही दयालु, नेक, सच्ची और परोपकारी थी। उससे सभी प्यार करते थे। रानी माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ, आओ चित्रलेखा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ रानी माँ। अब मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और हवा में अच्छे से उड़ भी सकती हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। पास ही एक दूसरी परी चित्रा थी, जो जल भून रही थी। वे बचपन से ही परी चित्रलेखा से जलती थी। रानी परी ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, जाओ मौज करो। चित्रलेखा अपनी बाकी सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंच गई। सुंदर बड़ी बड़ी पंखों वाला मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चित्रलेखा भी खुशी से झूम उठी। खूबसूरत तितलियां उसके गालों को चूमने लगी और सर पर बैठने लगी। नए नए फूल खिलने लगे। सारी प्रकृति में एक बहार सी आ गई। कुछ दूरी पर खड़ी परी चित्रा ये सब देख के जली जा रही थी। परी चित्रलेखा फिर से रानी परी के महल में चली गई और उसने रानी परी से कहा, रानी माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी लोक की सैर करके आती हूँ। मैं पृथ्वीवासियों की मदद करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे मन में दया की भावना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी माँ, मुझे भी पृथ्वी पर जाने दीजिए। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं चित्रलेखा की मदद करूंगी। ऐसी बात है तो तुम भी साथ में चली जाओ। परी चित्रलेखा और चित्रा दोनों रानी माँ से आशीर्वाद लेके पृथ्वी लोक की तरफ उड़ चली। दोनों एक गांव में उतरती है। गांव के छोटे छोटे घर देख के परी चित्रा नाक मुंह सिकुड़ती है। चित्रलेखा, ये कौन सी जगह है जो तुम मुझे ले आई हो? यहाँ चारों ओर गरीबी का माहौल है। यहाँ सब गरीब, कुरूप और बदहार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत प्यारे और नेक लोग हैं। ये गरीब भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चित्रलेखा ने अपने हाथ में लिए हुए जादुई छड़ी को घुमाते हुए कहा, इस सब की दयनीय स्थिति ठीक हो जाए। उन सभी के बच्चे, बूढ़े और जवानों के शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए। वे सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, ये तो चमत्कार है। अरे, सबके शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। चित्रलेखा परी मुस्कुरा रही थी और चित्रा जली जा रही थी। एक गरीब अपने सर पर लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर लेके आ रहा था। चित्रलेखा ने उस लकड़ी के गट्ठर को बहुत ही हल्का बना दिया और फिर वो आदमी उसे आसानी से आगे लेके चला। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी की सहायता से सभी के घर में अनाज और सुख समृद्धि के सामान भर दिए। वे दोनों जंगल की तरफ उड़ चली। वे उड़ रही थी, तब उन्होंने देखा एक सुंदर से नौजवान को एक अजगर ने लपेट रखा है। वो अजगर उसे जान से मारने की तैयारी में दिख रहा था। चित्रा, आओ हम उनकी मदद करते हैं।
चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से उस अजगर को उस व्यक्ति से दूर कर दिया। वह नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसने चैन की सांस ली और उसने देखा कि उसके सामने चित्रलेखा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अपने सामने एक सुंदर, प्यारी, खूबसूरत परी को देखकर वह खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देवी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चित्रवीर है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं चित्रलेखा हूँ, परीलोक में रहती हूँ। आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कई बरस बीत गए। मेरे माता पिता को एक दुष्ट राक्षस ने अपनी गुफा में कैद करके रखा है और मेरा राज्य भी उसने ले लिया है। राजकुमार की बातें सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ। चित्रलेखा ने राजकुमार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चित्रलेखा ने अपनी जादुई छड़ी से एक प्यारा सा महल जिसमें सारी सुविधाएं हो ऐसा बना दिया। ए राजकुमार, आप इस महल में निवास कीजिए और हम अब आगे की योजना बनाएंगे। वे तीनों उस महल में रहने लगे। चित्रा परी राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। चित्रलेखा को राजकुमार बहुत ही नेक और सच्चा लगा। चित्रलेखा जब भी राजकुमार से बातें करती तो चित्रा को बहुत ही बुरा लगता। वो जल भुन जाती थी। वो चित्रलेखा की नेकी और परोपकार की व्यवहार से भी बहुत चिढ़ती थी। चित्रा स्वार्थी थी और अपने बारे में ही सोचती थी। चित्रा ने मन ही मन चित्रलेखा को बर्बाद करने की ठान ली थी। वह राजकुमार को भी हर कीमत पर पाना चाहती थी। उधर राजकुमार के मन मंदिर में चित्रलेखा बस चुकी थी। एक दिन चित्रा ने अपने जादुई छड़ी के प्रयोग से चित्रलेखा के दोनों ही पंख जला दिए। चित्रलेखा रोने लगी। चित्रा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजकुमार दौड़ते दौड़ते आया और चित्रा से बोला, ये आपने क्या किया? आपने बहुत बुरा किया। चित्रा को राजकुमार की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे राजकुमार को हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब हम उस जादूगर राक्षस से कैसे बदला लेंगे? अब चित्रलेखा को रानी परी की याद आ गई और उसने रानी परी को याद किया। रानी परी सामने खड़ी थी। चित्रलेखा की हालत देख के उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उसने चित्रा की ओर देखकर कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चित्रा ने सर नीचे कर दिया। चित्रलेखा ने रानी परी को राक्षस के बारे में और राजकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। रानी परी ने अपनी शक्ति से चित्रलेखा के नए पंख उगा दिए। वह खुश हो गई। रानी परी चित्रलेखा, राजकुमार और चित्रा को लेकर उस राक्षस के पास पहुंच गई। जादूगर राक्षस इन तीनों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग भी आ गए। मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने अपना जादू उन तीनों पर चलाया। रानी परी और चित्रलेखा ने मिलके उसके सारे जादू को बेअसर कर दिया। राक्षस के जादू के बेअसर होने पर वह धुआं सा उड़ जाता था। राक्षस खिंच रहा था, हाँफ रहा था, चिढ़ रहा था। रानी परी ने अपने जादू से उस राक्षस को हवा में उड़ा दिया और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगा। चित्रलेखा ने अपने जादू की छड़ी से उसे गोल गोल घुमा दिया। वह कुछ देर तक हवा में गोल गोल घूमता रहा, चिल्लाता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चित्रलेखा ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। वे तीनों गुफा के अंदर गए और राजा रानी के साथ और भी बंदी सैनिकों को छुड़वा लिए और बाहर आ गए। जादूगर राक्षस पिंजरे में चिल्ला रहा था, घूम रहा था। राजकुमार और चित्रलेखा ने एक दूसरे को प्यार से देखा और देखते ही रह गए।
चित्रा जली जा रही थी। राजा रानी और रानी परी ने चित्रलेखा को और चित्रवीर को आशीर्वाद दिया। सीख, हमें कभी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें सबके साथ सहयोग से चलना चाहिए। एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हर्ष और छोटे बेटे का नाम धीरज था। बड़ा बेटा बहुत स्वार्थी था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जबकि दूसरा छोटा बेटा बहुत ही भला और परोपकारी था। राजा हमेशा एक ही बात सोचता था कि उसकी प्रजा कैसे सुख और शांति से रहे। एक बार गांव के एक घर में आग लग जाती है और घर जलने लगता है। तभी राजा का छोटा बेटा धीरज वहां पहुंचता है और गांव वालों से कहता है, जल्दी जल्दी पानी लाओ जल्दी, वरना ये आग और ज्यादा फैल जाएगी। उसी समय एक गांव वाला कहता है, इसे बुझाए तो कैसे, गांव में पानी की मात्रा बहुत कम है और कुएं का सारा पानी नीचे चला गया है। अब इस आग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलो। धीरज बहुत ही बुद्धिमान था, उसने गांव की सारी मिट्टी इकट्ठी की और घर पर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी आग पर पड़ी, आग बुझने लगी और सारे गांव वाले हैरान रह गए। तभी एक गांव वाले ने धीरज से कहा, बेटा धीरज, अगर तुम ना होते तो सारा गांव जल जाता, हमारे पशु, हमारे पक्षी और हम सब गांव वाले जल जाते। नहीं बाबा, ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, इसीलिए मैं इस गांव में आ गया। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये कहकर वो अपने राज्य की ओर चलने लगा। इधर राजा बहुत ही बीमार रहने लगे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपना ये राजपाट अपने बच्चों को ही सौंप दूं। लेकिन जिस तरह हमारे वंश में हमेशा से ऐसा होता आया है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं पहले देखूंगा कौन इसके लायक है, उसे ही मैं राजगद्दी दूंगा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना मैं दोनों बेटों की परीक्षा लूं। दूसरे दिन राजा ने राज दरबार में अपने दोनों बेटों को बुलाया। मेरे राजकुमारों, तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। राजकुमार हर्ष, तुम मेरे बड़े बेटे हो। परंपरा अनुसार तुम्हें ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी भौतिक क्षमताओं का परिचय दो, ताकि ये पूरा राज्य एक अच्छा उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं तुम दोनों को एक विशेष कार्य देता हूं। जो भी उस कार्य में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। हर्ष राजा की बात से सहमत नहीं होता है। महाराज, आप राज्य के उत्तराधिकारी और हमारे पिता हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे हित में ही होगा, लेकिन आपका बड़ा बेटा होने के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार सिर्फ मुझे है। परंपरा के अनुसार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो राजकुमार बुद्धि, विवेक और चतुरता में खुद को श्रेष्ठ साबित करेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अब राजा अपने दोनों बेटों को एक एक सोने का सिक्का देते हैं। इस महल के 3 कमरे ऐसी चीजों से भरने हैं कि वो इस सोने के सिक्के से खरीदी जा सके। दोनों बेटे अपने अपने सिक्के लेकर वहां से चले जाते हैं। ये मेरे पिताजी को क्या हो गया है? भला कौन सी ऐसी चीज है जो एक सोने के सिक्के से खरीदी जा सके और उससे 3 कमरे भर जाए?
उसने सोचा कि कचरा सबसे ज्यादा सस्ता होता है, तो मैं वही भर दूंगा, और उसने सारा कचरा जमा किया। दूसरी तरफ धीरज सोचने लगा कि मैं क्या करूं। धीरज को एक विचार आया और वो चला गया और कुछ सामान लेकर वापस आया। दूसरे दिन दरबार लगा और सारे राज दरबारी परिणाम देखने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले बड़े बेटे हर्ष ने दोनों कमरे पूरी तरह से कचरे से भर दिए थे, लेकिन तीसरा कमरा थोड़ा ही भर पाया था। ज्यादातर वो कमरा खाली रहा। उसके बाद सब लोग धीरज के वो तीनों कमरे देखने जाते हैं, तो सब लोग देखते ही रह जाते हैं। सब देखते ही रह जाते हैं कि तीनों कमरों में बहुत सारे दीपक लगे हुए हैं और तीनों कमरों से बहुत सारी रोशनी आ रही है, और उसके साथ ही तीनों कमरे धूप और अगरबत्ती से महकने लगे हैं। धीरज ने तीनों कमरे प्रकाश और खुशबू से भर दिए थे। ये देखकर सभी राज दरबारी हर्ष और उल्लास से धीरज के लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद राजा ने सभी राज दरबारियों के सामने अपने छोटे बेटे धीरज को राजपाट सौंपने की घोषणा की और ये ऐलान किया कि अगले महीने की पूर्णमासी को उसका राज तिलक किया जाएगा। और राजा ने सभी राज दरबारियों के सामने ये कहा कि जो बुद्धिमान हो सत्ता उसे ही मिलनी चाहिए। इस बात की खबर पड़ोसी राज्य के एक राजा को पड़ी और उन्होंने सोचा, क्यों ना हम राजकुमार धीरज के बुद्धि की जांच करें। उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों के सामने कहा, हम अपने एक जासूस को महापंडित बनाकर राजकुमार धीरज से मुकाबला करने भेजेंगे। अगर राजकुमार धीरज ने हमारे इस जासूस को मुकाबले में हरा दिया तो हम अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार धीरज से करवा देंगे। वो जासूस बहुत बड़ा विद्वान पंडित बनकर आता है और यहाँ आकर राजा के दरबार में राजा से कहता है, आपके राजा का कोई भी व्यक्ति यदि मुझे वाद विवाद में हरा दे तो मैं उसे 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा, और यदि मैं जीता तो आपको मुझे 1 लाख सोने की मुद्राएं देनी पड़ेगी। राजा उसकी बात मान जाते हैं और इस बात की खबर धीरज को लग जाती है। धीरज समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और फिर वो राजा से कहता है, पिताजी, इस वाद विवाद के मुकाबले में मैं उसके सामने रहूंगा और उससे मुकाबला करूंगा। राजा उससे कहता है कि ठीक है बेटा, और दूसरे दिन राज दरबार लगता है और ब्राह्मण के वेश में जासूस आता है और यहाँ से धीरज भी ब्राह्मण का वेश रखकर उसके सामने बैठता है और फिर वाद विवाद शुरू होता है। धीरज लाल कपड़े में कुछ लेकर आता है और कहता है, प्रणाम महाशय, मैं आपके साथ ग्रंथ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने तो कई सारे ग्रंथ और वेद पुराणों को पढ़ा होगा, है ना? क्या आपने इस ग्रंथ का नाम सुना है? इस ग्रंथ का नाम है तिलकाष्ट महिषी बंधन। आज हम इस ग्रंथ पर बात करेंगे। वो जासूस ये सोचता है कि अब तो भागने में ही भलाई है और वो राज दरबार से भागने का बहाना बनाता है। कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और मैं ये वाद विवाद मुकाबला हार गया, मुझे माफ करे। राजकुमार धीरज उस जासूस को बंदी बना लेता है और वो जासूस कहता है, राजकुमार, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। मैं अपने राजा का विश्वास पात्र जासूस हूँ। उन्होंने मुझे आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था ताकि वो अपनी बेटी का विवाह आपसे कर सके। ये सुनकर राजकुमार धीरज उस जासूस को छोड़ देता है और वो जासूस वहां से चला जाता है। फिर बेटा धीरज, ये बताओ कि ये कौन सा ग्रंथ है जिसका तुमने प्रतियोगिता में नाम लिया? पिताजी, ये कोई ग्रंथ नहीं है। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई ब्राह्मण का बेस रखकर जासूस आया है, इसीलिए मैंने भी ये नाटक किया। ये लाल कपड़े में जरा देखिए क्या है। एक तिल की लकड़ी और एक भैंस को बांधने की रस्सी है। अब जरा इस पर विचार करिए। ये सुनकर राजा कहते हैं, ओहो, संस्कृत में तिलकाष्ट
अर्थात तिल की लकड़ी और महिषी बंधन अर्थात भैंस बांधने की रस्सी। और सब लोग धीरज की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करते हैं। और कुछ दिन बाद वो पड़ोसी राज्य का राजा अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार धीरज के साथ कर देता है। जुड़वा परियां। परियों की रानी रोज़लीना ने जैसे ही जुड़वा परियों को जन्म दिया, पूरे महल में खुशियों की बहार छा गई। परियां नाचने लगी। जादूगरनी रिहाना को इस बात की सूचना मिल गई। ये खुशियाँ तो चंद दिनों तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद मैं रानी परी से गिन गिन के बदले लूंगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि परी लोग पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। एक रात जादूगरनी रिहाना ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की दोनों बच्चियों का अपहरण करने की योजना बनाई। वे उन्हें जादुई शक्ति से पालने के साथ उठाना चाहती थी। उसका जादू पालने तक पहुंचा, लेकिन बच्चियों पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के चारों तरफ रानी परी द्वारा निर्मित एक जादुई सुरक्षा चक्र था, जिसे भेदना आसान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू सफल क्यों नहीं हो रहा है? रानी परी ज्यादा चालाक बन गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं फिर जाऊंगी। रानी परी को जादूगरनी की इस चाल का पता लग गया था। उन्होंने दोनों बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। कई साल बीत गए। लिटिल रोज और सिल्क रोज जवान और बहुत ही खूबसूरत परी बन चुकी थी। उन्हें रानी परी बार बार समझाती थी। देखो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कभी भी इस महल के परिसर से बाहर मत जाना। परिसर से बाहर तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रानी माँ, हमसे भला दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है? बच्चियों, परेशानी तुमसे नहीं मुझसे है। दुष्ट जादूगरनी रिहाना तुम दोनों का अपहरण कर सकती है। एक दिन लिटिल रोज ने सिल्क रोज से महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। सिल्क रोज, हम दोनों इस चार दीवारी में रहकर ऊब चुके हैं। हमें यहाँ से निकलकर बाकी की भी दुनिया देखनी चाहिए। लिटिल रोज, तुम्हें ये समझना होगा कि महल परिसर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें यही रहना होगा। उन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक उनके सामने जादूगर कज़ाम आ गया। वो तो जादूगरनी रिहाना से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। रानी परी की दो सुंदर बच्चियों, तुम दुनिया देखना चाहती हो? चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। कौन हो तुम? इसके पहले हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। चलो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर कज़ाम लिटिल रोज और सिल्क रोज दोनों को जादू से छोटा बनाकर दो छोटे से पिंजरों में लेकर वहां से उड़कर जादूगरनी रिहाना के पास पहुंच गया। जादूगरनी उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी। कज़ाम, आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी न कर सकी। जुड़वा बहनों पर मेरा जादू नहीं चल पाया था। रानी परी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया था जिसे मैं कभी नहीं तोड़ पाई। मुझे रानी परी से बदला लेना था। मुझे भी रानी परी से बदला लेना है। अब हमें पूरे परी लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। यदि हम दोनों एक हो जाए तो पूरा परी लोक हमारे कब्जे में हो जाएगा। किंग हेनरी को तो मैंने पहले ही कैद कर रखा है। अब सिर्फ रानी परी को कैद करना बाकी रह गया है।
नहीं नहीं, मेरे पिताश्री को आजाद कर दो। जादूगर, मेरे पिता को आजाद कर दो। आजाद कर दूं? इसके बाद किंग हेनरी कहेंगे कि मेरी बच्चियों को भी आजाद कर दो। मैं रानी परी को भी कैद कर लूंगा और सभी परियों को अपने कैद में रखूंगा। जो मेरी बात मान जाएगी मैं उसे अपनी दासी बना लूंगा। इसके बाद परी लोक पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। जादूगर कजाब, मेरा साथ देने का वादा करो। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की विवाह भी करवा दूंगी। रानी परी रोज बीना को जादूगर द्वारा अपने दोनों बेटियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। वे बहुत डर जाती हैं। मुझे सबसे पहले किंग हेनरी को आजाद कराना होगा। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों से जादूगर कजाब को भी हरा सकते हैं। जब तक मेरे पास जादुई मोती है, मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर पाएगा। इतने में जादूगर कजाम दोनों पिंजों में सिल्क रोज और लिटिल रोज को लेकर रानी परी के सामने हाजिर हो गया। जादूगर ने रानी परी पर अपना जादू चलाया, लेकिन जादुई मोती के प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी रानी परी को कैद कर लूंगा, क्योंकि मैं हूं जादूगर कजाम और दुनिया करती है मुझको सलाम। इतने में रानी परी ने अपना जादू चलाया और जादूगर कजाम नीचे गिर पड़ा। रानी परी ने दौड़कर जादूगर की छड़ी अपने कब्जे में ले ली। मेरी छड़ी मुझे वापस कर दो, वरना मैं तबाही मचा दूंगा। राजमहल को जलाकर राख कर दूंगा। रानी परी, जादूगर की छड़ी उसे लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो जादूगर। अब तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। किंग हेनरी और दोनों बच्चियों को जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना अपने अंजाम के लिए तुम तैयार रहो। जादूगर ने तुरंत ही सिल्क रोज और लिटिल रोज को आजाद कर दिया। किंग हेनरी भी आजाद होकर सामने आ गए। किंग हेनरी ने अपनी शक्तियों से जादूगर और जादूगरनी को चूहा और चूहिया बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लिया। अब हमें उन लोगों को छुड़ाना है जिन्हें जादूगर और जादूगरनी ने कैद करके रखा है। सिल्क रोज और लिटिल रोज, यहाँ आओ। ये लो, मैं तुम दोनों को मैं दिव्य मोतियों की माला दे रहा हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और इसकी मदद से तुम दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकती हो। दुष्ट जादूगर और जादूगरनी ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा है। तुम दोनों जाकर उन्हें आजाद कराओ। किंग हेनरी ने चूहे और चूहिया बने हुए जादूगर और जादूगरनी की तरफ देखा और उन्हें प्रश्न किया। जादूगर चूहा, अब तुम बताओ कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ कैद करके रखा है। तुम्हारी जादुई छड़ी भी हमारे कब्जे में है, जल्दी से बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों को विराट नगर के काली पहाड़ी की गुफा में कैद करके रखा है। उनमें 2 राजकुमार भी है। मेरी बच्चियों, तुम दोनों विराट नगर की काली पहाड़ी की गुफा में जाओ और उन सभी लोगों को आजाद कराओ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रही हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम हमें याद रखना और अगर कोई भी परेशानी तुम्हें आए तो हमें याद करना। सिल्क रोज और लिटिल रोज वहाँ से उड़ती हुई काली पहाड़ी की गुफा की तरफ पहुँच गई। वहाँ उन्होंने सबको आजाद करा दिया। उन्हें 2 राजकुमार रॉबर्ट और फ्रांसिस भी मिल गए। आप लोगों ने हमें यहाँ आजाद करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। प्यारी परियों, हम आपको हमारे राजमहल में ले जाना चाहते हैं। प्यारे राजकुमार,
इस समय हमें परी लोक वापस जाना है। हम वादा करते हैं कि एक दिन आपके राजमहल जरूर आएंगे। इस समय हमें जाने दीजिए। दोनों परियां आकाश में उड़कर परी लोक पहुंच पड़ी। दोनों राजकुमार उन्हें देखते रह गए। की प्यारी कहानी। बहुत साल पहले यूरोप के एक छोटे से गांव में स्टेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ डायना और बहन जेनिफर के साथ रहती थी। स्टेला के पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह रखती थी। उसे खाने के लिए अक्सर बासी खाना दिया जाता था और पहनने के लिए अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े दिए जाते थे। एक दिन उस राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमार के लिए लड़की देखी जा रही है और राजा ने राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रण दिया है कि वे आएं और उत्सव में भाग लें। स्टेला की माँ डायना और उसकी सौतेली बहन जेनिफर ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। बेटी जेनिफर, अब तुम्हें अपना वजन थोड़ा कम करना होगा। अगर तुम राजकुमार से शादी करना चाहती हो तो अब तुम्हें थोड़ा अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना होगा। ये स्टेला कहाँ मर गई? जल्दी आ। आई माँ, आई। अब से जेनिफर को तुम ही खाना परोसोगी। पहले मुझे दिखाना, फिर इसे परोसना, समझी? इसका पूरा ख्याल रखना, समझ गई कि नहीं? जी माँ, मैं समझ गई। राजकुमार के उत्सव के लिए अब जेनिफर को तैयार करना होगा ना? स्टेला, अब हम दोनों की जूतियाँ ले आओ, हम बाहर कुछ सामान लेने जाएंगे। स्टेला दौड़कर जाती है और दोनों की जूतियाँ ले आती है। उसके बाद वे दोनों सामान लेने के लिए निकल जाती हैं। स्टेला भी राजकुमार के उत्सव में जाना चाहती थी। माँ, क्या मैं सिर्फ देखने के लिए उत्सव में चल सकती हूँ? मैं सबसे पीछे खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुझे वहाँ नहीं लेकर जाएंगे और वहाँ जाने की तू सोचना भी मत। समझ में आई बात? बड़ी आई उत्सव देखने वाली। दोनों माँ बेटी राजकुमार रॉबर्ट के उत्सव में भाग लेने के लिए कपड़े और सामान खरीदने के लिए निकल जाती हैं। इधर स्टेला मन ही मन बहुत दुखी होती है और खिड़की के पास बैठकर रोने लग जाती है। उसकी आंसुओं की बूंदें खिड़की के पास रखे गमले के लिली के फूलों पर गिरती है। उसके बाद अचानक एक सुंदर परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मेरा नाम लिली है, मैं फूलों की परी हूँ। बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? स्टेला लिली को सारी बात बताती है। अब राजकुमार के उत्सव में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। मेरी बहन जेनिफर उसमें हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मुझे माँ उसमें हिस्सा लेने नहीं दे रही है। स्टेला बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उत्सव के लिए तैयार करूंगी। पर परी रानी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर लोगों ने मुझे उत्सव में देखा तो मेरा पहनावा और साज सज्जा देखकर वो मुझ पर हंसेंगे। स्टेला, तुम्हें ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है और तुम्हें सजाने का काम मैं करूंगी। स्टेला के जीवन में परी एक उम्मीद की किरण बन के आई थी और अब राजकुमार के उत्सव का दिन आता है। स्टेला, हम दोनों उत्सव में जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और जितना खाना बचा है उसे तुम खा मत लेना। आजकल तुम बहुत ही ज्यादा खाने लगी हो। और हाँ, हमारे आने तक घर पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है? आप लोग आराम से जाइए। आप लोगों के आने के बाद घर आपको साफ सुथरा ही दिखेगा। जेनिफर और डायना उत्सव के लिए चले जाते हैं। उसके बाद स्टेला जल्दी से जाकर फूल पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। फिर लिली परी प्रकट हो जाती है। स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम नियमित काम करती रहती हो, इसलिए तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। हाँ, वो तो है, पर अब तक मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे जूते। मैं तो अब तक बाल भी नहीं बना सकी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। परी अपनी जादुई छड़ी चलाती है और स्टेला के चारों तरफ घुमाती है, जिसके बाद स्टेला और भी सुंदर दिखने लगती है। लंबे सुंदर बाल, एक सुंदर रत्नों से जड़ी ड्रेस और बहुत ही सुंदर जूते।
और उसने हाथों में सुंदर दस्ताने भी पहन रखे थे जो बहुत ही मुलायम और रेशमी कपड़े से बने थे। स्टेला खुद को आईने में देखकर दंग रह जाती है। क्या ये मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जूते बदले हैं। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यकीन मानो तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उत्सव में पहुंचने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। घबराओ मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्टेला अब पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलती है। वहाँ सफेद घोड़ों वाला सुंदर रथ उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उस पर बैठकर रवाना हो जाती है। वो महल पहुंचकर देखती है कि इस उत्सव में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी और राजकुमार रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमार रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ती है और वो सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आता है। क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? बिल्कुल राजकुमार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब रॉबर्ट और स्टेला एक दूसरे में खोकर नाच रहे थे। उन्हें नाचता देख उत्सव की सारी लड़कियों को स्टेला से ईर्ष्या होती है। राजा और रानी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये ही उनकी होने वाली बहू है। लेकिन उतने में ही स्टेला की माँ और सौतेली बहन गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखकर स्टेला डर जाती है। वो ये सोचती है कि अगर वो उनसे पहले घर नहीं पहुँची तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। स्टेला जल्दबाजी में राजकुमार का हाथ छुड़ाकर भागती है और उसका एक दस्ताना राजकुमार के हाथों में ही रह जाता है। स्टेला रथ में बैठकर जाने लगती है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो पुरानी वेशभूषा में आ जाती है और जल्दी से साफ सफाई करने में लग जाती है। और कुछ देर बाद दरवाजे में दस्तक होती है। बहरी हो गई हो क्या? 2 बार दरवाजा खटखटाना पड़ा है। माफ कीजिए माँ, वो मैं साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए शायद सुनाई नहीं दिया। ये साफ सफाई की है तुमने? अब तक घर ढंग से साफ नहीं दिख रहा है। जब तक तुम घर को अच्छे से चमका नहीं लेती तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, अब और मत करना। स्टेला मन ही मन बहुत खुश होती है, पर उसे दुख भी था कि वो राजकुमार से ज्यादा बात नहीं कर पाई। अगले दिन घोषणा होती है कि राजकुमार उस लड़की से मिलना चाहता है जिसके पास एक हाथ का दूसरा सुंदर दस्ताना मिलेगा। स्टेला फिर से पानी की कुछ बूंदें फूलों पर गिरा देती है और परी के प्रकट होते ही उन्हें सारी बात बताती है। बस इतनी सी ही बात, अब इस बार जाना तो राजकुमार को अपना बना कर आना, ठीक है? परी अपना जादू फिर से चलाती है और स्टेला को फिर उसी रूप में ले आती है। स्टेला घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी माँ डायना और बहन जेनिफर भी छिपकर घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं। वे तीनों राजमहल पहुंच जाती हैं। राजकुमार जैसे ही स्टेला को एक हाथ के दस्ताने के साथ देखते हैं, उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। वो तुरंत स्टेला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और ये देखकर डायना और जेनिफर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। स्टेला का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। लिली परी आकाश से ये देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद राजकुमार रॉबर्ट और स्टेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। वो एक सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। हंसिनी की झील, ये कहानी कई साल पुरानी है। राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में दूर दूर से कई प्रतापी राजकुमार आए थे। इनमें से एरिक नाम का दिखने वाला राजकुमार थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी सभी राजकुमारों को निहारती है, पर जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बना लेती है। एरिक को यह बात बहुत बुरी लगती है। राजकुमारी की इस हरकत को देखकर एरिक उसे श्राप दे देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर अपना मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बेहद नादान है जो इससे इतना बड़ा दुस्साहस हो गया है।
कृपया करके अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, मगर अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। मगर इस श्राप से मुक्ति का उपाय मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर इसे एक हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगेगा और अपनाएगा तो ये श्राप मुक्त हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में रहने लगती है। कई साल तक राजकुमारी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो उसे इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, झील के पास ही आकर बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ पर कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है, तुम कैसे हो? इस झील के बीच में ये आवाज अचानक से कहाँ से आई? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें यहाँ बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। सच में मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिला है। मुझे इस सुकून को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है, आपका नाम क्या है? मैं जेम्स हूँ और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे भी। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, इतने सुंदर नज़ारे तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर और इतनी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ जरूर आना। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ पर अकेली हंसनी हूँ। मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। हंसिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वह जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स की बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को जेम्स झील के पास आता है। उसे देखकर हंसनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़ी ही देर में सूरज डूबने वाला है और इस झील के पास सूरज डूबते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। सच, सूर्यास्त का यह नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स बेहद खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, सच में ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, किंतु कितनी भी सुंदर चीज हो उसे अकेले अनुभव करने का कोई मजा नहीं है। मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूँ एलिजाबेथ, लेकिन तुम आज से अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जेम्स की ये बातें सुनकर एलिजाबेथ की आंखें नम हो जाती है। कई साल बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती है। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और नेकी से होता है। जेम्स भी हंसिनी को पसंद करने लगा था, पर उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या हंसिनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स झील पर नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो जाती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा।
अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत कहती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तो तुमने बताया नहीं था कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे माफ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं आज ही सुबह वापस आया हूँ। मैं आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें चिंतित नहीं करूंगा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था एलिजाबेथ। अपने प्रति ऐसी चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई थी। जेम्स ने सोच लिया कि अब वो अपने मन की बात हंसिनी को बता देगा, फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ रहने को करता है। रोज सुबह उठकर बस मैं इस पल का इंतजार करता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और तुमसे मिलूं। जैसे ही जेम्स ये कहता है, हंसिनी एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। ये देखकर जेम्स चौंक जाता है और पूछता है, अरे ये क्या, तुम इंसान कैसे बन गई? और तुम तो कहीं की राजकुमारी दिख रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया कि मैं एक हंसिनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने उम्मीद खो दी थी। मुझे लगा मेरी मृत्यु हंसिनी के रूप में ही हो जाएगी, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसिनी को प्यार कर सकता है, उससे बड़ा ना कोई राजा है ना राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि हैसियत से। और तुमसे बड़ा अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। 12 नाचती राजकुमारियां। एक बार की बात है, एथिलियस नाम के एक राजा की 12 सुंदर बेटियां थीं। हर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर थी। ये 12 एक साथ एक कमरे में सोती थीं और हर रात जब वो कमरे में जाती थीं और राजा उनका दरवाजा बंद कर दिया करते थे ताकि वो सो जाएं, लेकिन हर सुबह जब भी दरवाजा खुलता वो हमेशा ही देखता कि नाचते गाते राजकुमारियों के जूते खराब हो जाते। ये कैसे होता था? फिर एक दिन राजा ने घोषणा की, मैं स्वयं सेवकों को आमंत्रित करता हूँ। जो भी राजकुमारियों के बारे में पता लगा सकता है जहाँ वे नृत्य करती थीं, वो किसी भी राजकुमारी को विवाह के लिए चुन सकता है। लेकिन जो कोई भी शर्त के अनुसार एक रात के भीतर नहीं पता लगा पाएगा, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ समय बाद कई राजकुमारों ने इसके लिए कोशिश की और चुनौती लेने की पेशकश की, लेकिन वो बुरी तरह विफल रहे। रात में 12 राजकुमारियां कहाँ जाती हैं, ये किसी को पता नहीं चला। इसके बाद कई लोग और आए और उन्होंने चुनौती ली, लेकिन सभी की जान चली गई। फिर ऐसा हुआ कि मैक्सिमस नाम का एक गरीब सैनिक, जो कि जख्मी हो गया था और अब सेवा नहीं कर सकता था, वो खुद उस राज्य के रास्ते पर गया जहाँ पर राजा रहता था। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मैं जानने जा रहा हूँ कि 12 राजकुमारियां कहाँ नृत्य करती हैं और ऐसे मैं राजा बनूंगा, फिर शादी और अमीर। ये इतना मुश्किल भी नहीं। बस तुम उस शराब को मत पीना जो तुम्हें रात को दी जाए, और बस ऐसे दिखाना जैसे तुम सो गए हो। और इसके साथ ही उसने एक छोटा लबादा दिया और फिर उससे कहा, अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर उनके पीछे जा पाओगे। फिर वो राजा के पास गया और उसने खुद को चुनौती लेने वाला कहा। अन्य लोगों की तरह उसका भी स्वागत किया गया। फिर उसे कक्ष की ओर ले जाया गया जो राजकुमारियों के पास था। जब वो बिस्तर पर जाने वाला था
तभी सबसे बड़ी ने उसे एक कप में शराब दी, लेकिन उसने अपनी ठुड्डी के नीचे एक स्पंज बांधा हुआ था और उसने शराब को उसी में उंडेल दिया बिना एक बूंद पिए। फिर वो लेट गया और खर्राटे लेने लगा, मानो वो गहरी नींद में हो। 12 राजकुमारियां ये सुनकर हंस पड़ी और फिर बड़ी ने कहा निश्चित रूप से वो अपनी जान गवाएगा। और इसके साथ ही वो उठी। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, सुंदर कपड़े पहने और आईने के सामने खड़ी हो गई, उछलने लगी और नृत्य के बारे में सोचकर मजे लेने लगी। केवल सबसे छोटी ने कहा, मैं नहीं जानती ये कैसा है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। निश्चित रूप से हम पर कोई आफत आने वाली है। तुम एक हंस की तरह हो जो हमेशा डरता रहता है। क्या तुम भूल गई हो कि कितने राजकुमार यहाँ पहले ही आ चुके हैं? मैंने सिपाही को शराब में नींद की गोली पिलाई थी, वो नहीं जागने वाला है। फिर उन्होंने सिपाही की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो हिल भी नहीं रहा था, इसीलिए काफी सुरक्षित मान रही थी। फिर सबसे बड़ी अपने बिस्तर पर गई और उसने आवाज की और फिर वो तुरंत जमीन के अंदर चली गई। फिर एक के बाद एक वो सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरी। सबसे बड़ी सबसे पहले गई। सिपाही जिसने सब कुछ देखा था, उसने अपना छोटा लबादा पहना और वो सबसे छुप गया और सबसे चोटी के साथ नीचे उतरने लगा। आधी सीढ़ियां उतरते ही उसने उसकी पोशाक को धीरे से छुआ। उस पर वो डर गई और चिल्लाई, ये क्या है? मेरे कपड़ों को किसने खींचा है? इतनी मूर्ख मत बनो, इसे शायद किसी कील ने पकड़ लिया है। तब वो सब नीचे उतर गईं और जब वो तल पर पहुंची तो एक बहुत सुंदर अद्भुत जगह पर खड़ी थी, जहाँ पेड़ थे, सभी पत्ते चांदी के थे, चमकदार और चमकते हुए। सिपाही ने सोचा, मुझे कुछ डालियों को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि मैं ये बता सकूं कि कल रात मैं कहाँ गया था। और उनमें से एक की डाली को तोड़ डाला, जिस पर बड़ा धमाका करके पेड़ टूट गया। और फिर सबसे छोटी चिल्लाई, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुमने वो तेज आवाज सुनी? ये खुशी के लिए चलाई गई बंदूक है, क्योंकि हमें राजकुमार से छुटकारा मिल गया है इतनी जल्दी। उसके बाद वो एक जगह पर आए जहाँ सभी पत्ते सोने के थे और अंत में तीसरी तरफ एक कोने में जहाँ चमकीले हीरे थे। मैक्सिमस ने प्रत्येक में से एक शाखा को तोड़ा और वो आगे बढ़कर एक बड़े सरोवर के पास आए, जहाँ 12 छोटी नावें खड़ी थी और हर नाव में एक सुंदर राजकुमार बैठा था, जो उन सबकी राह तक रहे थे। और एक एक करके उन्होंने अपने साथ ले लिया, लेकिन सिपाही सबसे छोटी के पास जा बैठा। झील के दूसरी ओर एक शानदार महल बना हुआ था, जहाँ से शहनाई का प्यारा संगीत गूंज रहा था। उन्होंने वहाँ प्रवेश किया और प्रत्येक राजकुमार उस लड़की के साथ नृत्य करने लगा जिसे वो पसंद करता था। सैनिक ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे वहाँ सुबह 3 बजे तक नाचते रहे, जब तक कि सभी के जूतों में छेद न हो गए और फिर उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमारों ने उन्हें फिर से झील के पास छोड़ा और इस बार सिपाही सबसे बड़ी के पास बैठ गया। किनारे पर उन्होंने अपने राजकुमारों से विदा ली और अगली रात लौटने का वादा किया। जब वो सीढ़ियों पर पहुँचे तो सिपाही दौड़कर सामने भागा और अपने बिस्तर पर लेट गया। और जब 12 राजकुमारियां धीरे धीरे ऊपर आई तो वो पहले से ही जोर से खर्राटे ले रहा था ताकि वो सब उसे सुन सकें। अगली सुबह जब उसके जवाब देने का समय आया तो वो शाखाएं लेकर राजा के पास गया। राजकुमारियां दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और उसे सुनने लगी कि वो आखिर क्या कहने जा रहा है। जब राजा ने प्रश्न किया, मेरी बेटियों ने रात में जूतों के टुकड़े करके कहाँ नृत्य किया है? एक भूमिगत महल में। और फिर उसने जो कुछ देखा था उसने सब सच बता दिया और उन्हें 3 डालियां दिखाई। जब राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया कि क्या सिपाही सच कह रहा था, और जब उन्होंने देखा कि उनके साथ धोखा किया गया है और झूठ का कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वे सभी मान जाने के लिए बाध्य हो गईं। तब राजा ने सिपाही से पूछा कि उससे कौन सी लड़की पत्नी के रूप में चाहिए, तो उसने जवाब दिया, अब मैं छोटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे सबसे बड़ी राजकुमारी दो। फिर उसी दिन शादी का जश्न मनाया गया और जैसा कि राजा ने वादा किया था कि उसकी मृत्यु के बाद सिपाही को राज्य मिल जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, केवल राजा के सिवा, क्योंकि वो मर गया था। कहानी समाप्त हुई।
काफी समय पहले की बात है। यूनान देश में एक राजा का शासन हुआ करता था। राजा का नाम जस्टिन था। उसकी एक सुंदर बेटी भी थी जिसका नाम स्टेफनी था। जब स्टेफनी की शादी की उम्र हुई तो राजा ने स्टेफनी से शादी के विषय में कुछ बात की। स्टेफनी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के लिए हमें एक योग्य लड़का खोज लेना चाहिए, क्योंकि तुम अब शादी योग्य हो गई हो। अगर इस विषय में तुम्हारी कोई राय है तो तुम मुझसे जरूर साझा कर सकती हो। पिता महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी राज परिवार या बड़े कुल में ना होकर किसी ऐसे लड़के से हो जो मुझे प्रभावित कर सके, जिसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सके। जो मुझे लायक लगेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो तुम स्वयंवर की बात कर रही हो? ठीक है, मैं पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देता हूं कि जो भी लड़का अगर शादी के योग्य हो, हमारी बेटी स्टेफनी को प्रभावित करने में सफल रहा, तो हम उसका विवाह हमारी बेटी से करवा देंगे। जी पिताजी, यह बिल्कुल सही रहेगा। हम इसी प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक लायक लड़के से विवाह कर पाएंगे। हमें पता भी तो चले कि हमें पाने के लिए कोई क्या कर सकता है। राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी लड़का अगर राजकुमारी के लिए कुछ ऐसा लाए या कुछ ऐसा कर जाए जिससे राजकुमारी प्रभावित हो, तो उसका विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया जाएगा। उसी देश के किसी सुदूर गांव में दो भाई रहते थे। टॉम बड़ा भाई था और हैंस छोटा। टॉम ने पता लगाया कि राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। हरे सेब सिर्फ उसी गांव में होते थे जहां टॉम और हैंस रहते थे। टॉम ने फैसला किया कि वो अपने सेबों के बाग से राजकुमारी के लिए सेब लेकर जाएगा। टॉम ने इस बात को अपने छोटे भाई हैंस को भी बताया। मैंने पता किया हैंस, राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं, तो मैं हरे सेब से भरकर एक घोड़ा गाड़ी राजकुमारी के दरबार में ले जाऊंगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो यह हरे सेब से भरी गाड़ी देखकर खूब प्रभावित होगी और मुझसे विवाह कर लेगी। यह विचार मुझे कुछ समझ नहीं आया टॉम। भला अपनी पसंद के सेब लाने वाले किसी व्यक्ति से कोई राजकुमारी विवाह कैसे कर लेगी? सेब एक पसंद हो सकती है, पर शादी का निर्णय लेने के लिए पैमाना नहीं हो सकती। तुम इससे कुछ अलग सोच सकते हो, कुछ अच्छा, कुछ और महान। तुम क्या जानो किससे लड़की को प्रभावित किया जा सकता है? तुमसे क्या कभी आज तक किसी लड़की ने बात भी की है? मैं ये जानता हूं कि इन सेबों को पाकर राजकुमारी स्टेफनी बहुत प्रभावित होगी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। टॉम राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए एक घोड़ा गाड़ी लेकर उसमें पूरे हरे सेब भरकर राजकुमारी से मिलने राजमहल की ओर निकल पड़ा। जब वो राजकुमारी के लिए सेब लेकर जा ही रहा था, तब उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उससे पूछा, अरे अरे भाई, जरा अपनी घोड़ा गाड़ी तो रोको। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो अपनी घोड़ा गाड़ी से? नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या भर के ले जा रहे हो अपनी इस गाड़ी में? कचरा भरा है मेरी इस घोड़ा गाड़ी में। बैठोगे कचरे पर? एक बार मना कर दिया ना, फिर भी जिद किए जा रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो तुम, हटो, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, जैसा तुमने बोला है बेटा, बिल्कुल वैसा ही हो। महल में आकर टॉम ने जब अपनी घोड़ा गाड़ी देखी तो उसमें सेब की जगह कचरा ही कचरा भरा था। राजा ने यह देखकर उसे बंदी बना लिया। टॉम का छोटा भाई हैंस बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। इतने दिनों बाद जब टॉम वापस घर नहीं लौटा तो हैंस को बड़ी चिंता सताई। इतने दिन हो गए, टॉम वापस घर नहीं लौटा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैं एक काम करता हूं, मैं महल जाकर पता लगाता हूं कि आखिर टॉम के साथ क्या हुआ है। हैंस घोड़े पर सवार होकर राजमहल के लिए निकल जाता है।
रास्ते में हैंस को भी वही बूढ़ा आदमी मिलता है। हैंस उसे देखकर अपना घोड़ा रोक देता है और उससे पूछता है, बाबा, क्या आप मेरे भाई के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उसे ढूंढने निकला हूं। कुछ पहचान बताओ अपने भाई की, तभी तो उसके बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा। वो कुछ दिन पहले इसी मार्ग से ही घोड़ा गाड़ी लेकर निकला था। उसके लंबे बाल है और स्वभाव से थोड़ा अक्खड़ है वो। हाँ, याद आया। वो तो बिल्कुल ही सिरफिरा था बेटा। वो तो मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहा था। मगर बेटा, वो यहाँ से जाता हुआ तो मिला था मुझे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं पूरा वक्त यही रहता हूँ बेटा, इसीलिए पूरे विश्वास से ये कह रहा हूँ। इसका मतलब वो महल में ही है। मुझे जल्द से जल्द महल में जाना होगा। हैंस घोड़े को दौड़ाकर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर पहुंच जाता है। महल पहुंचकर वो देखता है कि उसका भाई राजा की गिरफ्त में है। हैंस राजा के सामने प्रस्तुत होता है और अपनी शिकायत कहता है। महाराज, मेरा भाई टॉम राजकुमारी स्टिफनी से शादी करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए हरे हरे सेबों से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आपके राजमहल में आया था। अगर वो राजकुमारी को प्रभावित करने में असफल रहा तो आपको उसे घर वापस भेज देना चाहिए था, उसे कैद नहीं करना चाहिए था। ये कैसा न्याय है महाराज? ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हारा भाई टॉम मेरी पुत्री को प्रभावित करने के लिए उसके मनपसंद हरे सेब लेकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गाड़ी में कचरा ही कचरा भरा था। जब मैंने वो कचरे से भरी गाड़ी देखी तो मुझे बहुत क्रोध आया। कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी को प्रभावित करने के लिए उसे कचरा कैसे भेंट कर सकता है? इसी कारण उसकी इस उद्दंडता के लिए मैंने उसे कारागार में डाल दिया। आप ही बताइए महाराज, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो राजकुमारी स्टेफनी को प्रभावित करने के लिए कचरा लेकर आएगा? महाराज, इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। अगर किसी कारण मेरे भाई ने आपको या राजकुमारी को ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए महाराज। मैं तुम्हारे भाई टॉम को छोड़ भी दूंगा और राजकुमारी स्टेफनी से तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा, पर पहले तुम्हें ग्रिफिन का पंख लाकर मुझे देना होगा। बिल्कुल महाराज, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। ग्रिफिन दिखने में गरुड़ जैसा पक्षी था, पर उसका धड़ एक शेर के जैसा था। यूनान का बहुत ही दुर्लभ जीव था वो। हैंस ग्रिफिन को खोजने निकल पड़ता है। बहुत खोजने के बाद उसे पता लगा कि वो जीव एक झील को पार करने के बाद गुफा है, वो वहीं रहता है। झील के दूसरी तरफ उसे एक व्यक्ति मिला। वो बोला, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक जीव ग्रिफिन रहता है। वहां मत जाओ भाई, वरना मारे जाओगे। उसकी वो बात सुनकर हैंस वहां से आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही हैंस ग्रिफिन के इलाके में पहुंच जाता है। उसने एक कोने में खड़े होकर ग्रिफिन की सारी हरकतों पर नजर रखी। रोज शाम होने पर ग्रिफिन अपने विशाल पंख फैलाया करता था, जिससे उसके एक दो पंख नीचे गिर जाते थे, लेकिन वो जीव अपने गिरे हुए पंख खा जाया करता था। एक शाम जब ग्रिफिन ने अपने पंख खोले, अपने गिरे हुए पंखों को ग्रिफिन द्वारा खाने से पहले ही हैंस ने एक पत्थर उठाकर ग्रिफिन को मारा और वो छुप गया। जैसे ही वो जीव अपनी जगह से हटा, हैंस ने तुरंत वो पंख उठाया और वहां से भाग निकला। तुरंत हैंस राजा के दरबार में पहुंचा और, महाराज ये लीजिए, मैं उस खतरनाक जीव ग्रिफिन का पंख लेकर आया हूं। अब मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। जो काम तुमने किया है युवक, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। निश्चित ही तुम साहसी हो और वीर भी। हम तुम्हारे भाई को भी मुक्त कर देंगे और हमारी राजकुमारी स्टेफनी का विवाह भी तुमसे करवाएंगे। इस तरह हैंस को अपना भाई टॉम भी वापस मिल गया
और राजकुमारी स्टेफनी से उसका विवाह भी हो गया। हौसले से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जादूगर और सुरीले वायलिन की धुन। दूर दराज के एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए। तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और भला क्यों नहीं शादी करूँगी। आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है। उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीच की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है, आका, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें। शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए। इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। लालची जल परी। सागर के मध्य में बहुत गहरे जल में जल परियों का एक बहुत ही सुंदर महल था। उस महल में बहुत सी जल परियां रहती थी और उन सभी में एंजेलिना और मोनिका नाम की 2 जल परियां भी थी। एंजेलिना बहुत ही सुंदर, नेक और दयालु थी और मोनिका लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की जल परी थी। जल परी लोक में एंजेलिना को बहुत सम्मान मिलता था। उसकी प्रसिद्धि से मोनिका बहुत जलती थी। एंजेलिना को कुछ सुंदर गहने, श्रृंगार का सामान और रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र दिए थे। मोनिका ने उन सामानों को जैसे ही देखा, उसके मन में लालच आ गया। एंजेलिना, मुझे ये कपड़े और गहने बहुत अच्छे लगे। क्या तुम मुझे दोगी? तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत कपड़े और गहने हैं। बिल्कुल, तुम इसे रख सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो। एक दिन एंजेलिना और मोनिका समुद्र में गोते लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र में एक भयानक तूफान आया है। उस तूफान में एक जहाज फंस गया था और जहाज के सभी लोग जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद रहे थे। एक अकेला सुंदर नौजवान जहाज पर ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके पास कोई भी जीवन रक्षक जैकेट नहीं थी। कुछ ही देर बाद जहाज समुद्र में डूबने लगा। फिर वह पानी में कूद गया। एंजेलिना ये सब देख रही थी। वो बहुत ही तेजी से उस नौजवान को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। मैं आ रही हूँ। और बहुत जल्द ही वो उस नौजवान के पास पहुंच गई और उसने बचा लिया और किनारे पर ले गई। उसने उसका पेट दबाया और मुंह से पानी बाहर आया। उस नौजवान ने आंखें खोली। फिर एंजेलिना ने पूछा, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपके कारण अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ।
आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अब मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था, धर्म था। बस आपसे एक बात पूछनी थी, आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आप चाहते तो बहुत पहले ही जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद सकते थे। हाँ हाँ, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने साथ किसी और की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं ठहरा अनाथ, मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है। इस बात से एंजेलिना की आंखें भर आई। वो एकटक उस सुंदर नौजवान को देखती रह गई। नौजवान का भी यही हाल था। इससे मोनिका को ईर्ष्या हो रही थी। आज अगर हम ना होते तो न जाने तुम्हारा क्या हो जाता। चलो एंजेलिना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंजेलिना रुकी रही और उसने अपना और मोनिका का परिचय दिया। मैं एंजेलिना और ये मोनिका है। ये समुद्र ही हमारा घर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मेरा घर इसी सागर के किनारे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर तो हम एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। हर्षवर्धन एंजेलिना की तरफ देख रहा था। वो भी मुस्कुरा रही थी और इससे मोनिका को गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद दोनों जलपरियां हर्षवर्धन से विदा लेकर समुद्र में वापस जाने लगी। वो दोनों सागर में तैरती हुई जा रही थी और हर्षवर्धन का ध्यान सिर्फ एंजेलिना पर था। वो उसे एकटक देख रहा था। दूसरे दिन लालची मोनिका ने एंजेलिना को अपनी बातों में फंसा लिया। एंजेलिना, मैं जानती हूँ कि हर्षवर्धन तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं उससे मिलूंगी और इसके दिल का हाल भी जान लूंगी। धन्यवाद, तुम उससे जरूर मिलना। मोनिका समुद्र के किनारे की ओर बढ़ने लगी। हर्षवर्धन किनारे पर ही बैठा था। उसकी नजरें सिर्फ एंजेलिना का इंतजार कर रही थी। फिर भी मोनिका को देखकर उसके मन में एक उम्मीद आ गई। हर्षवर्धन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? एंजेलिना कहाँ है? एंजेलिना को मैंने अपने साथ आने कहा था, पर वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? दरअसल बात यह है कि वो किसी और इंसान से प्यार करती है, इसलिए आप उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ। वो कुछ नहीं बोल पाया, पर इस बात पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आप निराश ना हो। आप सुंदर हैं, नौजवान हैं और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपसे प्यार कर सकती है। आप बहुत अच्छे हैं। हर्षवर्धन बहुत दुखी था। वो उठा और पीछे मुड़कर वापस चला गया और मोनिका की चाल कामयाब नहीं हो सकी। वो भी महल में लौट आई। मोनिका, जल्दी बताओ, क्या तुमने आज हर्षवर्धन से मुलाकात की? हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या बताऊं एंजेलिना, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, किसी और से प्यार करते हैं। तुम उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इस बात से एंजेलिना बहुत दुखी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आई और वो वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। हर्षवर्धन और एंजेलिना दोनों ही अकेले और उदास रहने लगे थे। मोनिका के मन में हर्षवर्धन को पाने की लालच बढ़ती जा रही थी। हर्षवर्धन रोज समुद्र के किनारे पर आता था और उसकी आंखें सिर्फ एंजेलिना को तलाशती रहती थी। उसे एंजेलिना से एक बार सारी हकीकत जाननी थी। एक दिन हर्षवर्धन समुद्र के किनारे उदास बैठा था। मोनिका उसके पास आ गई और पीछे पीछे एंजेलिना भी आ गई। एंजेलिना को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हर्षवर्धन जी, आप कैसे हैं? मैं किसी तरह जी रहा हूँ, अपने जख्मों को सी रहा हूँ। एक बात पूछूं, बताएंगे? पूछिए। वो खुशनसीब कौन है जिससे आप प्यार करते हैं?
आप ही हैं, पर आप तो। एंजेलिना ने तुरंत हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। मोनिका का चेहरा उतर चुका था, वो अपनी चाल में नाकामयाब हो गई थी। हर्षवर्धन को भी अब हकीकत का पता चल गया था और दोनों के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। मोनिका अपनी लालच और स्वार्थ के कारण खुद की ही नजरों में गिर चुकी थी। सीख, लालच का अंत बुरा ही होता है। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश भी पाप है। राजकुमारी बनने का पछतावा। कई साल पहले घनघोर तूफानों के बीच महाराष्ट्र के महाराजा के यहाँ एक नन्ही परी गरिमा जन्मी। खुशियों में डूबे महाराज और महारानी पूरे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती बांटते हैं। समय बढ़ता है। राजकुमारी गरिमा 6 साल की हो गई थी। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करने लगी। माँ, मुझे तारे चाहिए। ओहो गरिमा, भला कैसी बात कर रही हो? आसमान से तारे कैसे लाए जा सकते हैं? तभी महाराज अपने कमरे से निकलते हैं। महाराज के कहने पर मंत्री जी कागज के तारे ला देते हैं। उसे देख राजकुमारी गरिमा बहुत खुश होती है। ओह धन्यवाद पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं। महाराज, आपकी हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने से बिगाड़ दिया है। पता नहीं बड़ी होकर और कितनी बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं है महारानी साहिबा, उसे बड़ी होने दो, वो खुद समझने लगी। एक दिन आया जब वह 16 साल की हो गई। फिर भी उसकी आदत और व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। पहले की तरह ही वो दासियों को फटकार लगाती, उनका अपमान करती, उन्हें नीचा समझती। एक दिन एक दासी गरिमा के कमरे में खीर लेकर आती है। राजकुमारी की जय हो, महारानी ने आपके लिए खीर भेजी है। उन्होंने कहा है कि ठंडा होने से पहले इसे खा लेना। खैर, रखकर तुम चली जाओ, मैं खा लूंगी। माफी चाहूंगी, लेकिन महारानी ने इसे अभी खाने को कहा है। गरिमा गुस्से से खीर को दासी के चेहरे पर फेंक देती है। तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? चली जाओ यहाँ से। इतनी जोर की आवाज सुनते ही महाराज और महारानी गरिमा के कमरे में आते हैं और देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है गरिमा, भला कोई दासी से ऐसे व्यवहार करता है? ये दासी है माँ, इसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। चलो भाई राजकुमारी, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अभी इस दासी को मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ। वाह महाराज, क्या सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को। सब पिता ऐसे ही व्यवहार सिखाते रहे अपनी बेटियों को तो वह दिन दूर नहीं जब वाकई में लड़कियों और औरतों को पैर की जूती समझा जाएगा। ओह माँ, अपना भाषण बंद करो, कृपया करके इस दासी को मेरी नजरों से दूर हटाओ। गरिमा इतना कहते ही गुस्से से रथ में बैठकर अपने महल से बाहर चली जाती है। एक बार जोर की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान और बारिश होती है। पूरा राज्य जलमग्न हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। राजमहल का बहुत बुरा हाल होता है। राजमहल के बाहर आंधी तूफान और बारिश की वजह से बहुत ही खराब परिस्थिति है। पता नहीं हमारी गरिमा कहाँ होगी। पता नहीं वो ना जाने कहाँ फंसी होगी। मुझे चिंता सता रही है। मंत्रियों, जाओ जाकर मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लेकर आओ जल्दी। जी महाराज। सैनिकों, जल्दी करो, हमें राजकुमारी को ढूंढने जाना है। बारिश के थमते ही मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी गरिमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता और वे निराशा के साथ राजमहल वापस लौट आते हैं। आप आ गए मंत्री जी। कहाँ है मेरी बेटी गरिमा? क्या वह अभी भी हमसे नाराज है? माफी चाहता हूँ महारानी, राजकुमारी को ढूंढने में हम असमर्थ रहे। ये क्या कह रहे हो? तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हुआ। तुम मेरे मंत्री बनने के काबिल भी नहीं हो। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है राजा, मगर ये भी सत्य है कि राजकुमारी का अब तक कोई पता नहीं चला है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं। पानी में फूलने की वजह से चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो गया है महाराज। महारानी इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है और महाराज जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी गरिमा बाढ़ में बहती हुई अपनी उसी दासी के गांव में पहुंच जाती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी। नदी के किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी गरिमा को देखते ही दासी राजकुमारी को पहचान जाती है। राजकुमारी, मैं आपकी दासी। आगे खोलिए राजकुमारी।
क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जी हाँ, ये हमारी राजकुमारी गरिमा है। लगता है पिछले दिनों की बाढ़ की वजह से ये नदी में बहते हुए यहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है? बेटी, ये बेहोश है। इसके शरीर से पानी निकलते ही तुम इसे अपने घर ले जाना। इसे होश आ जाने दो। जी जरूर, आप सभी इन्हें मेरे घर ले जाने में मदद कीजिए। गांव वालों की मदद से दासी राजकुमारी को अपने घर लेकर आती है और वैद्य को बुलाने जाती है। वैद्य जी, जरा जल्दी चलिए मेरे घर। राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है, उन्हें किसी भी हाल में ठीक कर दीजिए। ठीक है बेटी, चलता हूँ। जरा दवाइयों को तो पकड़ लूं। वैद्य जी दासी के घर जाकर राजकुमारी के शरीर से पानी निकालते हैं और राजकुमारी को एक जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। चलो, मुझे थोड़ी चाय पिला दो, फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। जी जरूर वैद्य जी। दासी वैद्य जी को प्याली में चाय देती है। एक बात बोलूं बेटी? कहिए वैद्य जी। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जितना चाहे धन दौलत हीरे मोती सब कुछ मांग सकती हो महाराज और महारानी से, उनकी राजकुमारी को बचाने के बदले। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जिस थाली में मैंने खाया है उसी में छेद करूं? ये मैं नहीं कर सकती। आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं। होश में आते ही राजकुमारी गरिमा ये सब सुन लेती है और मन ही मन पछताती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? इतनी नेक दासी की बेइज्जती करके मैंने पाप कर दिया। दासी पीछे मुड़ते ही राजकुमारी गरिमा को खड़ा देखती है। राजकुमारी की जय हो। आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपको नीचा दिखाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा फर्ज था राजकुमारी। महाराज और महारानी के बहुत से उपकार है मुझ पर। आप ज्यादा परेशान मत होइए। जल्दी से भोजन करके इस दवा को खाकर आराम करिए। आपको आराम की जरूरत है राजकुमारी। दासी राजकुमारी गरिमा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसती है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, बिल्कुल हमारे राजमहल की तरह। भोजन के बाद दवा खाकर राजकुमारी गरिमा आराम करती है। हे भगवान, चलो अब जो बचा होगा उसे खाकर मैं पेट भर लूंगी। दूसरे दिन दासी की पड़ोसन उसके घर आती है। तुम्हें मैंने कल जोहरी की दुकान में देखा था, कुछ गहने खरीदने गई थी क्या? अरे कहाँ गहने खरीदने जाऊंगी, राजमहल से निकाले जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। तब तो मेरी आंखें धोखा खा गई। नहीं, गई तो थी मैं जौहरी के पास, लेकिन कुछ गहने खरीदने नहीं बल्कि अपने झुमके बेचने गई थी। लेकिन गहनों को बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? दरअसल राजकुमारी के भोजन के लिए पैसों की जरूरत थी। राजकुमारी ना हमारे जैसा भोजन पसंद नहीं करती, इसीलिए उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने थे। अच्छा, तो ये बात है। इस बार भी राजकुमारी गरिमा उन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब तक महाराज और महारानी वैद्य जी के साथ दासी के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी राजकुमारी को अगवा करके अपनी मौत को बुलाया है। कहाँ हो? बाहर आओ। दासी और राजकुमारी गरिमा ये आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आते हैं। पिताजी, आप? तुम्हें जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद ईश्वर का कि इस दासी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी ही राजकुमारी के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ महारानी? तुम चुप रहो। इनाम की लालच में अगर ये वैद्य हमें सच नहीं बताते तो हम कभी जान नहीं पाते हमारी बेटी के बारे में। शांत हो जाइए पिताजी। दरअसल जिनकी आप गुणगान कर रहे हैं वो बहुत ही लालची हैं। किसी के भी भड़काने पर आपकी ये ईमानदार दासी नहीं भड़की। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपने गहने बेचकर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, यही सच है। गुनहगार तो ये वैद्य है। आज मुझे तहे दिल से पछतावा हो रहा है कि मैं राजमहल में क्यों जन्मी, मैं झोपड़ी में क्यों नहीं पैदा हुई। क्योंकि असली संस्कार इन गरीब लोगों के बीच रहकर मिलते हैं, महलों में नहीं। हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सैनिकों, वैद्य को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। वैद्य को बंदी बना लिया जाता है। माँ, पिताजी, अब ये दासी यहाँ नहीं, हमारे साथ महल में हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहेंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा मेरी बेटी, इससे हमें भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। चारों एक साथ राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।